Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala wa ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Welcome to सियासी शतरंज. मैं हूं तलहा जतोई. उम्मीद करता हूं खैर आफियत के साथ होंगे. यकीनन आज भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे, उस पर तज्जिए तबसरे भी करेंगे. सबसे पहले आपको बताऊं गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शादी की बातें हो रही हैं. आज भी खबर वो गर्म है, चल रही है. इवन दो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वापस आ रहे हैं. बताया गया है उनकी पार्टी की जानिब से कि 30 नवंबर को जो कोयटा में यौम तासीस होगा उससे वो खिताब भी करेंगे. आसिफ अली जरदारी साहब के लिए बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और ये बताया गया है कि फुफियाँ अभी तक दुबई में हैं, बहनें भी दुबई में हैं और लड़की पसंद कर ली गई है. और जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो की शादी इलेक्शन से पहले हो. हमें याद रखना चाहिए शीन से दो बड़े इंपॉर्टेंट कार्ड्स प्ले किए जाते हैं, एक शहादत का, एक शादी का. अगर शादी भी इलेक्शन से पहले हो जाती है तो इसमें कोई शक व शुबा ना रहे कि बिलावल भुट्टो को दूल्हे के लिबास में देखकर बहुत सारे लोग जो पहले बिलावल भुट्टो को शायद वोट ना देते, शादी का गिफ्ट समझ के शायद दे दें. आगे बढ़े दूसरे लीडरान की बात करें तो यकीनन इमरान खान के हवाले से बड़ी खबर है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जुमे को कराए जाएंगे. पीटीआई ने फैसला कर लिया. इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को कहा था कि 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं तो ही बल्ले का निशान आपको मिलेगा और बल्ले का निशान बैलेट पेपर कर आना है तो इलेक्शन कमीशन की शर्त पूरी करनी है. जुम्मे को इलेक्शन कराए जाएंगे. इमरान खान बिला मुकाबला पार्टी के चेयरमैन रहेंगे और पीटीआई कोर कमेटी ने फैसला कर लिया है. और यकीनन शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं. आवाम 2/3 अक्सरियत दे तो दहशत गर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे. मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि गुज़िश्ता रोज़ ही हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि मुल्क में इस वक्त अमन व अमान के हालात ठीक नहीं है. और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए बलूचिस्तान और KPK की तो फिर शहबाज शरीफ साहब ये किस तरह कह सकते हैं कि इन्होंने दहशत गर्दी को मात दे दी. सोचने की ज़रूरत है कि इलेक्शन के लिए जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं वो सिर्फ वोटर्स को खुश करने के लिए लॉलीपॉप है या हकीकत. फाइंड द ट्रूथ बिहाइंड द फैक्ट्स आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे. काजी फैज़ ईसा साहब ने पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी कि अगर किसी को शक हो कि इलेक्शन फरवरी 2024 में नहीं होंगे तो वो सबके सामने इजहार नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी बीवी से अकेले में करेगा. आज भी काजी फैज़ ईसा साहब ने एक और स्टेटमेंट दे दी है और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अब से आला अदलिया नहीं कहा जाएगा, नहीं आला अदलिया लिखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाएगा और कोई वर्ड इसके लिए यूज नहीं होगा. तो यकीनन काजी फैज़ ईसा साहब हमारी वोकैबुलरी ठीक करा रहे हैं. अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात भी ठीक करे. MQM पाकिस्तान की बात की जाए तो MQM पाकिस्तान ने आज बहुत बड़ा मुतालबा किया है. वो चाहते हैं कि बल्दियाती महकमों को विफाक की जानिब से फंड्स दिए जाएं. MQM का एक बड़ा इंटरेक्टिव सेशन हुआ निजी होटल में जहाँ पे 3 साबिक गवर्नर्स मौजूद थे, इमरान इस्माइल, मोइनुद्दीन हैदर, जुबैर साहब और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अलावा तकरीबन तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी पार्टीज़ की वहाँ मौजूद थी और अहम फैसले हुए हैं. उसको भी हम आज के शो में तफसीलन डिस्कस करेंगे. मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं रेहान हाशमी साहब. रेहान साहब, थैंक यू सो वेरी मच. आप आते हैं, आपके बालों को देखकर मेरे दिल में भी ख्वाहिश आती है कि मेरे भी ऐसे बाल हों. खैर, सियासी गुफ्तगू करते हैं. सर, ये जो इंटरेक्टिव सेशन था इसका एक एलामिया भी आपने मुझे बहुत अच्छा सा दिया है. प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर लोकल ऑटोनमी. सर, लोकल ऑटोनमी क्यों ज़रूरी? ये खुद मुख्तारी हमारे बल्दियाती इदारों की क्यों ज़रूरी? क्या नुकसान हो चुका है? क्या फ़ायदा होगा अगर विफाक बल्दियाती इदारों को डायरेक्ट फंड्स जारी करें? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया. अच्छा देखें, पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर यानी कि निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली बुनियादी तौर पर किसको एम्पावर करेगी. यानी कि मुंतकली इख्तियार आम लोगों को, गली मोहल्ले के लोगों को बाइख्तियार बनाने की बात है बुनियादी तौर पर. दूसरी चीज़ ये कि कैसे हो ये MQM की जो डिमांड रही है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, आपने सुना होगा कि लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के हवाले से. अच्छा, लोकल बॉडीज़ बदकिस्मती से माजी का जो तजुर्बा है पाकिस्तान में वो सिर्फ डिक्टेटरशिप के दौर में ही मजबूत रहा और डेवोल्यूशन ऑफ पावर होती हुई नज़र आई. मगर जमहूरी अदवार में ये इसका रिवर्स हुआ. हालांकि होना ये चाहिए था कि जमहूरी अदवार में भी लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता और इख्तियार सबके लिए होता. ऐसा नहीं हुआ. अच्छा, हम अब दुनिया के दीगर जो सिविलाइज माशरे देखते हैं तो उन तमाम सिविलाइज माशरे में मेयर के पास या लोकल काउंसिल के पास इंतहाई ज़्यादा इख्तियार होते हैं. यहाँ तक कि लोकल पुलिसिंग भी होती है. वहाँ पर सॉलिड वेस्ट, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर एंड सीवरेज और ये जितने भी इदारे मैंने आपको बताए हैं, ये बदकिस्मती से बिलखसूस सिंध में ये कोई इदारा नहीं रहा है जब जब जमहूरी अदवार रहे हैं. अभी चंद दिनों पहले वाटर एंड सीवरेज बोर्ड दिया गया मेयर को. और उसके बाद दूसरा अलमिया क्या है कि पहले एक निज़ाम था कि टैक्सेस कलेक्ट करते थे लोकल बॉडीज़, लेकिन उसके बाद GST की मद में टैक्सेस बिलखसूस अर्बन एरियाज़ के जाते हैं वफाक में,
वफाक उसको नेशनल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए सूबों को एक तनासब से देता है, फिर सूबों को की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो डिस्ट्रिक्ट की सतह तक इसको उतारे। बदकिस्मती से तकरीबन 10 साल होने को हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को होल्ड ही नहीं किया, तो अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं। अच्छा, ये तो तमाम इश्यूज़ थे। अब ज़रूरी इसलिए है कि ये कैसे हल हो, माँ सिवाय इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना करें आप, तो नहीं हो सकता ये। अच्छा, ये ज़रूरी इसलिए है कि लोकल लोगों को, आवाम को एम्पावर करना है। कैसे करना है उसका फार्मूला आपके सामने मैंने किताबचा दिया है। आज डिलाइब्रेशंस हुई हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टेक और ये सिर्फ कराची के लिए नहीं, ऑल पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान की बात है ना। हम तो चाहते हैं कि लाड़काना का भी मेयर जो हो, चाहे वो पंजाब के किसी शहर का मेयर हो, KPK के किसी शहर का मेयर हो, या इवन के काउंसलर या चेयरमैन ही क्यों ना हो, वो एम्पावर हो, वो लोगों को सही मायने में सर्व कर सके, और वहाँ के लोगों का जो टैक्स कलेक्शन जो है वो काउंसलर बाइख्तियार हो कि उसको इस्तेमाल करे लोगों की फलाह व बहबूद के लिए। क्योंकि काउंसलर लेवल पर, काउंसिल लेवल पर लोग एक्सेसिबल होते हैं, लोग उन तक जा सकते हैं। MP, MNA और पार्लियामेंटेरियंस का काम देखें लेजिस्लेशन का है, कानून साजी का है। बदकिस्मती क्या है कि हमारे यहाँ कानून साजी करने वाले लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे लगा दिया गया। बदकिस्मती ऐसी कि आज अगर कोई लेजिस्लेटर बात करते हुए नज़र आता है कि हमने डेवलपमेंट के काम के लिए बिल मंजूर करवाया और ये डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो भाई सवाल तो पहला ये होता है कि भाई लोकल बॉडीज़ किस काम की। फिर तय कर ले पाकिस्तान की पार्लियामेंट कि क्या लोकल बॉडीज़ को रखना है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को रखना है आपने, या वज़ीर आला के ज़रिए ही काम करवाना है। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए है लेजिस्लेशन। पाकिस्तान में किसी भी शहर में, किसी भी ज़िले में, किसी भी जगह पर, किसी भी कौंसिल में कोई भी वहाँ का इलेक्टेड आदमी वहाँ के लोगों के मुंतखब करदा काउंसलर को इख्तियार होना चाहिए कि वो वहाँ के लोगों के लिए डिसाइड करे। सवाल ये है कि सर ये मुझे 18वीं तरमीम पार्ट 2 लग रहा है, सीजन 2, और यकीनन डेवोल्यूशन की इसके अंदर ही बात हो रही है ऑलरेडी। सर 18वीं तरमीम के ऊपर बिलावल साहब कह रहे हैं कि नून लीग के प्लान्स हैं इसको चेंज करने के, कुछ तरमीम लेकर आने के। सूबों को जो पावर्स दी गई थी उससे सूबों ने फ़ायदा कम उठाया। आप भी जानते हैं सर कि 18वीं तरमीम के बाद तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, लेबर, बहुत सारे ऐसे वजारतें हैं जिसमें बेहतरी आनी चाहिए थी लेकिन बेहतरी नहीं आई। अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है। तो क्या इस 18वीं तरमीम पार्ट 2 के बाद बेहतरी आएगी रेहान साहब? ऐसा ना हो कि पावर किसी के हाथ में आ जाए और वेस्ट कर दे। अगर बेहतरी नहीं आई, 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर था, वो सूबों को बाइख्तियार बनाना था। करेक्ट। हम अब ज़िलों को और यूसीज को बाइख्तियार बनाने की बात करें, फर्दर डेवोल्यूशन की बात करें। 18वीं तरमीम की रूह ये थी, MQM का ब्रेन चाइल्ड था, वन ऑफ MQM के लोगों का भी ब्रेन चाइल्ड था ये। उसकी रीज़न क्या थी कि इख्तियार की वफाक से मुंतकली हो और डिसेंट्रलाइजेशन हो। अच्छा, अगर उसके नताइज नहीं मिले तो सूबा रिस्पॉन्सिबल है, सूबों ने क्यों नहीं नताइज हासिल किए उसके। और अगर डिवॉल्व किया गया था सूबों को, तो सूबों ने क्या किया कि कंसंट्रेट कर ली पावर अपने पास और फर्दर डेवोल्यूशन नहीं की। 18वीं तरमीम में अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, डिलाइब्रेशन होगा ना, पार्लियामेंट किस बात के लिए बनी हुई है? आप इलेक्ट होकर आए और आप जैसे तज्जिया निगार जो दोस्त हैं उनका काम है कि आप बेनिफिशरी को और लूज़र को एनालाइज कर लें कि भाई इससे आम आवाम का फ़ायदा है या लूज़ कर रही है, या जो पॉलिटिकल एलीट है उसका फ़ायदा है ये। हम अभी आम आवाम की बात कर रहे हैं। अगर इसके ज़रिए डिवॉल्व करने के ज़रिए किसी पावरफुल पार्लियामेंटेरियन के पास वसाइल के जाने के बजाय, या पावरफुल वज़ीर आला के पास पैसे या वसाइल जाने के बजाय यूसी की सतह तक आने चाहिए पैसे, ताकि वो यूसी की सतह का आदमी अपने लोगों को जवाबदेह भी हो और काम भी करे। और क्या आप यूसी के सतह के आदमी की गारंटी ले सकते हैं रेहान साहब? उसके लिए देखें इदारे हैं ना, हमारे पास मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं। चलें सर। फिर जो यूसी की सतह पे मतलब आवाम भी तो है मुतसिब। सर इदारे चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं तो 18वीं तरमीम के बड़े फायदे होते हैं। खैर शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मैं उन्हें वेलकम कहूंगा। शर्मिला साहिबा, इफ यू कैन हियर मी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर अपने पैनल के साथ गुफ्तगू को साथ रहिए।